नीलकंठ पंछी ने बताया, बुरा समय आने पर यह 2 बातें हमेशा याद रखना, बुरा समय कभी नहीं आएगा। गर्मियों की वह दोपहर गांव के लिए सामान्य थी, लेकिन अर्जुन के लिए नहीं। गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी, खेतों में हल्की हवा फसलें झुका रही थी, लेकिन अर्जुन का मन जैसे किसी तूफान में फंसा था। 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद उसके पिता ने उसे खूब डांटा था। मां की आंखों में चिंता और भाई की बातों में ताना छिपा हुआ था। उसने कई बार नौकरी के लिए प्रयास किया, हर बार नाकामी उसके दरवाजे पर पहले से खड़ी रहती। अर्जुन को लगने लगा था कि जैसे उसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मेहनत रंग लाती है, पर अर्जुन की मेहनत तो जैसे धूल में मिल गई थी। वह बार बार खुद से यही पूछता, क्या मेरे जीवन में कभी उजाला आएगा? उस दिन वह अपने गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठा। यही वह पेड़ था जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसने पहली बार पतंग उड़ाई थी, पहली बार दोस्तों के साथ छुपा छुपाई खेली थी। लेकिन आज वह पेड़ भी उसे अजनबी लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं तो मुझे क्यों पैदा किया? ठीक उसी पल उसकी नजरों के सामने से एक सुंदर सा पक्षी उड़कर पास की डाल पर आ बैठा। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका रंग गहरा नीला था, पंखों पर हल्की हरी झिलमिलाहट और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह नीलकंठ था, एक ऐसा पक्षी जिसे गांव वाले शुभ मानते थे और जिसकी झलक को नई शुरुआत का संकेत माना जाता था। अर्जुन उसकी ओर देखता रहा। उसने सोचा, शायद यह मेरी कल्पना है, या भगवान ने मेरी पुकार सुनी है। नीलकंठ पक्षी कुछ पल उसे निहारता रहा, फिर अपनी चोंच से पंखों को ठीक करते हुए बोला, तुम दुखी हो, बालक। मन भटक रहा है और आत्मा थक चुकी है। अर्जुन चौंका। एक पक्षी बोल रहा था? उसने आंखें मली, खुद को चुटकी काटी। लेकिन नहीं, यह कोई सपना नहीं था। नीलकंठ वास्तव में बोल रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, आप बोल रहे हैं? नीलकंठ मुस्कुराया, जब इंसान का दिल टूटता है और उसकी आंखें सवालों से भर जाती हैं, तब प्रकृति जवाब देती है। मैं उसी प्रकृति का संदेशवाहक हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूं। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल सकती है। अर्जुन हैरान था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही लौ जल उठी थी। उसने धीरे से कहा, कहानी? कैसी कहानी? नीलकंठ बोला, एक ऐसी सच्ची कहानी जो बताती है कि जब बुरा समय आए तो इंसान को कौन सी 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर तूने वो 2 बातें समझ लीं, तो बुरा समय चाहे जितना भी कठोर क्यों न हो, तुझे कभी हरा नहीं पाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह उसकी बातों में खो चुका था। उसे अब अपनी परेशानी थोड़ी छोटी लगने लगी थी। उसने उत्सुक होकर कहा, हाँ, मुझे सुननी है वो कहानी। नीलकंठ पक्षी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाई, जैसे कोई साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा हो। उसकी आवाज अब और भी गूंजदार हो गई थी। तो सुनो, यह कहानी है एक साधारण इंसान की, जो जीवन के हर मोड़ पर हारता रहा, गिरता रहा, लेकिन फिर भी कभी टूटा नहीं। क्योंकि उसने बुरे समय में उन 2 बातों को याद रखा जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले उसकी यात्रा सुनो। एक ऐसी यात्रा जिसमें दर्द भी था, अंधेरा भी। लेकिन अंत में एक नया सवेरा हुआ। अर्जुन अब पूरी तरह उस नीलकंठ की ओर ध्यान लगाकर बैठ गया था, जैसे एक चमत्कारिक कथा शुरू होने वाली हो। उसके चेहरे पर जो निराशा थी, वह धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रही थी। नीलकंठ ने अपनी आंखें बंद कीं और कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जो तुम्हारी ही तरह हार गया था। दुनिया उसे असफल मानती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा सीखा जो हर किसी को जानना चाहिए। नीलकंठ ने थोड़ी देर चुप्पी साध ली, मानो समय को पीछे ले जाकर यादों की गठरी खोल रहा हो। अर्जुन की आंखें अब आशा से चमक रही थीं
और वह एक एक शब्द को मानो आत्मा में उतार लेना चाहता था। नीलकंठ बोला, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामेश नाम का युवक रहता था। सीधा सादा, मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत जैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। पिता किसान थे, माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी रामेश के कंधों पर आ पड़ी थी। उसने बहुत छोटे से उम्र में खेतों में काम करना शुरू किया। कई बार मेहनत रंग लाती, तो कई बार सूखा या ओलावृष्टि सब कुछ बहा ले जाती। गांव के लोग कहते, रामेश को तो जैसे बुरा समय घेरे हुए है। और सच में, एक समय ऐसा आया जब उसके पिता का देहांत हो गया, माँ की बीमारी बढ़ गई और खेत भी कर्ज में चला गया। रामेश की उम्र तब मात्र 20 साल थी, लेकिन सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। अर्जुन, जरा सोचो, जब एक साथ जीवन के 3 बड़े सहारे छिन जाएं, पिता की छाया, खेत की कमाई और माँ की हिम्मत, तब एक युवा क्या करे? अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। नीलकंठ ने बात आगे बढ़ाई। रामेश टूट चुका था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था, जैसे तुम आज उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने रामेश से पूछा, बेटा, रो क्यों रहा है? रामेश ने अपनी सारी कहानी रोते रोते सुनाई। वह साधु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, बेटा, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है। लेकिन जब बुरा समय आए, तो 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी, तू खुद को मत छोड़ना। रामेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या केवल इन 2 बातों से मैं संभल सकता हूं? साधु मुस्कुराया, यही 2 बातें अगर तू समझ गया, तो फिर तू कभी नहीं डिगेगा। इसके बाद साधु ने रामेश को कुछ खास नहीं दिया, न धन, न कोई चमत्कारी मंत्र। पर वो 2 वाक्य जैसे रामेश की आत्मा में घुल गए। उसने खुद को फिर से उठाया। उसने माँ की सेवा की, छोटे मोटे काम किए, खेत का बकाया धीरे धीरे चुकाया। जब कोई उसे ताना मारता, तो वह सिर्फ इतना कहता, ये समय भी जाएगा। और जब कभी खुद पर शक होता, तो खुद से कहता, मैं खुद को नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे उसके हालात बदले। माँ ठीक हुई, खेत फिर हरा हुआ, और 10 साल बाद वही रामेश गांव का सबसे इज्जतदार, सफल और खुशहाल व्यक्ति बना। नीलकंठ की आंखों में चमक थी। और अर्जुन, यही है वो 2 बातें जो तुम्हें भी अपने जीवन में हमेशा याद रखनी हैं। 1, बुरा समय स्थायी नहीं होता, यह भी बीत जाएगा। 2, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से हार मत मानो, खुद को कभी मत छोड़ो। अर्जुन की आंखें भर आई थीं। वो अब न केवल सुन रहा था, बल्कि समझ रहा था। उसने धीरे से पूछा, नीलकंठ जी, क्या आप सच में मानते हैं कि मैं भी बदल सकता हूं? नीलकंठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, नीम का बीज भी अगर ठीक मिट्टी में पड़े तो मीठा फल दे सकता है। तू तो फिर भी एक मेहनती इंसान है। बस, इन 2 बातों को सीने से लगाकर आगे बढ़। बुरा समय तुझसे डर जाएगा। नीलकंठ के शब्द अर्जुन के जहन में किसी दीपक की लौ की तरह जलने लगे। उस रात वो ठीक से सो न सका। हर बार जब आंखें बंद होती, तो नीलकंठ के शब्द गूंजते, बुरा समय टिका नहीं रहता, और खुद को कभी मत छोड़ना। अगली सुबह, सूरज की पहली किरणों के साथ ही अर्जुन ने एक फैसला लिया। अब रोना बंद। अब लड़ाई शुरू। वो अपने पुराने टूटे हुए सपनों को जोड़ने नहीं, बल्कि नए सपनों की इमारत खड़ी करने चला था। पहले दिन उसने गांव के एक बूढ़े लोहार के यहाँ काम मांगा। लोहार ने कहा, पगार कम है, काम ज्यादा है। अर्जुन बोला, बस मुझे काम दे दीजिए। मेहनत मेरी जिम्मेदारी है। लोहार की भट्ठी पर तपते हुए लोहों की तरह अर्जुन का मन और शरीर भी तप रहा था। हाथ छिल जाते, पसीने से कपड़े भीग जाते, पर अर्जुन हर बार मुस्कुराता और खुद से कहता, बुरा समय है, टिकेगा नहीं, और मैं खुद को छोड़ नहीं सकता। काम करते करते उसने पैसे बचाने शुरू किए। थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़कर उसने घर की मरम्मत कराई, माँ के इलाज के लिए शहर के अस्पताल में दिखाया।
3 साल बीत गए। अर्जुन अब गांव का जाना पहचाना मेहनती नौजवान बन गया था। उसने अपना खुद का छोटा सा वेल्डिंग वर्कशॉप खोल लिया। जब उसका पहला बड़ा ऑर्डर आया गांव के स्कूल की खिड़कियां बनाने का, तो अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने मां के चरण छुए और कहा, मां, नीलकंठ सही कहता था। बुरा समय चला गया, क्योंकि मैंने खुद को नहीं छोड़ा। अब अर्जुन उस नीलकंठ की तरह बन चुका था जिसने उसे रास्ता दिखाया था। गांव के छोटे बच्चों को वह काम सिखाता, युवाओं को मेहनत और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाता। उसने अपने काम को बढ़ाते हुए गांव के बाहर एक और कार्यशाला खोली, जहां उसने 3 बेरोजगार युवकों को काम पर रखा। एक दिन एक छोटा लड़का रोता हुआ उसकी दुकान पर आया और बोला, भैया, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन मुस्कराया। उसने लड़के को बैठाया और कहा, सुन, एक बार एक पक्षी ने मुझे 2 बातें बताई थी, वो तुझे भी बताता हूं। और फिर उसने वही कहानी सुनाई रामेश की। वही 2 बातें दोहराईं। बुरा समय हमेशा नहीं रहता और खुद को कभी मत छोड़ो। कई वर्षों बाद जब अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया और उसका उद्घाटन किया, तो एक चिट्ठी आई। एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी लिखावट में लिखा था, प्रिय अर्जुन, तू आज जिस स्थान पर खड़ा है वहां एक दिन तू बैठा रो रहा था। उस दिन मैं एक नीलकंठ पक्षी नहीं बल्कि एक यायावर साधु था, जिसने पक्षी का रूप लिया था ताकि तुझसे मिल सकूं। तू मेरी सबसे बड़ी सफलता है। तू अब खुद एक नीलकंठ बन चुका है जो दुख में डूबते लोगों को आसमान दिखाता है। तेरे पंख अब पूरे गांव को उड़ना सिखा रहे हैं। तेरा नीला पंछी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। दूर कहीं नीले पंखों वाला एक पक्षी उड़ता दिखाई दिया। मां अब पहले जैसी बीमार नहीं थी। अर्जुन की मेहनत और सेवा से उनका चेहरा फिर से खिला था। एक दिन मां ने कहा, बेटा, मैं तो सोचती थी कि हम कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर तू तो खुद सूरज बन गया। अर्जुन मुस्कराया और बोला, नहीं मां, मैं तो बस वो बन गया जो नीलकंठ ने दिखाया। अब मां बेटे साथ में गांव के बच्चों को खाना खिलाते, बुजुर्गों की सेवा करते और हर दिन जीवन के अर्थ को समझते। अर्जुन की सफलता ने गांव के माहौल को भी बदल दिया था। जहां पहले लोग ताने मारते थे, वहीं अब वे प्रेरणा लेते थे। हर गली में एक नई शुरुआत की सुगंध थी। युवाओं ने रोजगार खोजना शुरू किया, कई छोटे व्यवसाय खुले और सबसे बड़ी बात, हार मानने की आदत खत्म होने लगी। गांव के प्रधान ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने हमें जीने का तरीका सिखाया। अब हम चाहते हैं कि तुम गांव के विकास मंडल के अध्यक्ष बनो। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़े। मैं तो बस वो 2 बातें निभा रहा हूं जो मुझे नीलकंठ ने सिखाई थीं। गांव अब बदल रहा था, लेकिन जैसे ही कोई चीज चमकने लगती है, कुछ परछाइयां भी उसके पीछे चल पड़ती हैं। अर्जुन अब केवल एक वेल्डर या मेहनतकश युवक नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके नाम से बच्चों का नामकरण करने लगे थे, शादी ब्याह में उसका आशीर्वाद मांगते और प्रधान भी अब उससे सलाह लेते। पर इस इज्जत की चमक ने कुछ लोगों की आंखों में जलन भर दी थी, खासकर शंकरलाल, जो गांव के सबसे पुराने जमींदार और राजनीतिक रसूखदार माने जाते थे। शंकरलाल ने पंचायत के लोगों से कहना शुरू किया, एक लोहार का बेटा अब गांव चलाएगा? ये तो हमारी बेइज्जती है। एक दिन जब गांव के तालाब की मरम्मत का ठेका आया, तो प्रधान ने अर्जुन से राय मांगी। अर्जुन ने सुझाव दिया कि ठेका पारदर्शी तरीके से दिया जाए और गांव के युवाओं को काम में जोड़ा जाए। यह बात शंकरलाल को नागवार गुजरी। कुछ ही दिनों में अर्जुन पर आरोप लगने लगे। उसने अपने रिश्तेदारों को काम दिलवाया। गांव के पैसे में गड़बड़ी की है। अर्जुन के खिलाफ पंचायत में झूठी शिकायतें दर्ज की गईं। उसकी कार्यशाला पर छापा डाला गया। लोग दुविधा में थे। जिनका जीवन बदला था, वे अर्जुन के पक्ष में थे, पर जो पुराने रुतबे को खो चुके थे, वे शंकरलाल के इशारे पर हल्ला मचा रहे थे। अर्जुन पूरी रात जागता रहा।
माँ ने देखा कि उसका चेहरा फिर उसी पुराने अर्जुन की तरह उदास लगने लगा था। तभी उसने पुरानी संदूक से वो चिट्ठी निकाली, तेरे पंख अब पूरे गांव को उड़ना सिखा रहे हैं। और फिर वो दो बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। 1, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। 2, खुद को कभी मत छोड़ना। वो उठा, आंखें पोंछी और मुस्कराया। अब मैं डरूंगा नहीं। अब मैं झुकूंगा नहीं। और अब मैं रुकूंगा नहीं। अर्जुन ने गांव वालों के सामने एक सभा बुलाई। कोई भाषण नहीं दिया। सिर्फ अपने पुराने दिन की एक तस्वीर दिखाई, जब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी और वह लोहार की भट्ठी में काम करता था। फिर उसने बच्चों के लिए बने स्कूल की तस्वीर दिखाई, अपनी कार्यशाला में काम करते युवाओं का वीडियो दिखाया और उस महिला का बयान सुनवाया जो अब अपनी बेटियों को स्कूल भेज रही थी। गांव के लोग खामोश थे। फिर एक बुजुर्ग बोले, हमने इन आंखों से तुझे तपते देखा है बेटा। ये बातें झूठ हैं। तू गांव की सच्चाई है। सभा में शंकर लाल खामोश खड़ा रह गया। प्रधान ने वही ऐलान किया, आज से अर्जुन इस गांव के विकास मंडल का अध्यक्ष रहेगा और जो सच्चाई के साथ चलेगा वही असली नेता होगा। अब अर्जुन के पास सिर्फ सम्मान नहीं था, एक नई जिम्मेदारी थी। वह जानता था कि हर बार बुरा समय बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इस बार भी जब संकट आया, उसने वही दो बातें याद रखीं और खुद को गिरने नहीं दिया। अब अर्जुन का मिशन था गांव के हर बच्चे को पढ़ाना, हर बेरोजगार को काम देना और हर टूटे हुए इंसान को वो दो बातें सिखाना जो कभी एक नीलकंठ पंछी ने उसे बताई थीं। अब अर्जुन केवल एक नाम नहीं रहा था, वह एक विचार बन चुका था। गांव के युवा उसे आदर्श मानते थे, महिलाएं उसे अपने बेटे जैसा स्नेह देतीं और बुजुर्ग उसे अपने अधूरे सपनों की पूर्ति समझते। लेकिन जीवन जब ऊंचाई पर होता है तो वहां से गिरने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। अर्जुन के जीवन में अब सब कुछ था, सम्मान, सेवा, स्थिरता। लेकिन एक कमी अब तक अधूरी थी, एक जीवन साथी की। एक दिन गांव के पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाते हुए अर्जुन की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कोने में बैठी किताबों में खोई हुई थी। सादगी भरा चेहरा, आंखों में गहराई और चाल में आत्मविश्वास। उसका नाम था मीरा। मीरा शहर से गांव वापस आई थी। उसने समाजशास्त्र में पढ़ाई की थी और अब गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहती थी। अर्जुन को उसकी बातें अलग लगीं। उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह भी उन्हीं बातों पर विश्वास करती थी, सेवा, सच्चाई और सादगी। धीरे धीरे अर्जुन और मीरा के बीच संवाद बढ़ा। और फिर एक दिन गांव की पंचायत के सामने अर्जुन ने सबके सामने कहा, मैं मीरा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि संघर्ष सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर भी होता है। शादी के बाद अर्जुन के जीवन में कुछ चीजें बदलीं। अब वह सिर्फ गांव का सेवक नहीं, एक पति भी था। मीरा उसके लिए सहारा तो बनी, लेकिन उसे भी अर्जुन से अपेक्षाएं थीं, समय, संवाद और स्नेह। लेकिन अर्जुन अपने कार्यों में इतना डूबा रहता कि कई बार मीरा अकेली पड़ जाती। एक रात मीरा ने कहा, तुम सबके लिए समय निकालते हो अर्जुन, पर क्या मैं सिर्फ एक नाम बनकर रह गई हूं? अर्जुन चुप रह गया। उसी रात वह पुराने पेड़ के नीचे गया जहां कभी नीलकंठ पंछी से उसकी मुलाकात हुई थी। और जैसे उसके भीतर एक आवाज गूंजी, बुरा समय सिर्फ बाहर से नहीं आता अर्जुन, कई बार वो अपने रिश्तों की अनदेखी से भी आता है। अर्जुन ने समझा कि अगर वह सचमुच एक प्रेरणा बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन के हर पहलू को संभालना होगा। अगले दिन उसने मीरा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने परिवार को भी उतना ही समय देगा जितना वह समाज को देता है। उसने कुछ जिम्मेदारियां दूसरे युवाओं को सौंपीं, मीरा के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए एक योजना बनाई और हर शाम 1 घंटा सिर्फ अपने रिश्तों के लिए समर्पित किया। अब अर्जुन का जीवन संतुलन में था, सेवा और संबंध दोनों की डोर एक साथ थामे हुए। अर्जुन और मीरा की मेहनत अब गांव तक सीमित नहीं रह गई थी। उनकी शिक्षा और रोजगार योजना ने कई पड़ोसी गांवों में बदलाव की लहर पैदा कर दी थी। राज्य सरकार के एक अफसर ने गांव का दौरा किया।
जब उसने देखा कि एक सामान्य गांव जहां कभी बेरोजगारी, अशिक्षा और कर्ज था, वहां अब स्वावलंबन और शिक्षित युवा हैं, तो उसने अर्जुन से पूछा, तुमने ये सब सरकारी मदद के बिना कैसे किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नीलकंठ पंछी की 2 बातें और गांव के लोगों का भरोसा, बस इतना ही काफी था। अखबारों में खबर छपी। एक गांव से निकला आंदोलन, अर्जुन की शिक्षा योजना राज्य भर में लागू होगी। लेकिन जैसे ही नाम और काम का दायरा बढ़ता है, परीक्षा भी कठिन होती है। बरसात का मौसम शुरू हुआ और एक दिन अचानक खबर आई, दूसरे जिले में भारी बाढ़ आई है, कई गांव पानी में डूब गए हैं। राज्य सरकार की टीमें जा रही थी, लेकिन कई जगह मदद देर से पहुंच रही थी। अर्जुन ने देर नहीं की। उसने अपने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई, राशन, दवाइयां और कपड़े इकट्ठे किए। मीरा और गांव की महिलाएं खाना बनाने में जुट गईं। 24 घंटे के अंदर अर्जुन की टीम बाढ़ पीड़ित गांवों में पहुंच गई। जहां सरकारी टीमें सिर्फ सूची बना रही थी, अर्जुन और उसकी टोली लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही थी, बच्चों को गर्म दूध पिला रही थी और बीमारों का इलाज करा रही थी। एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आप कौन हैं? सरकारी अफसर? एनजीओ वाले? अर्जुन ने शांत भाव से कहा, मैं बस वो हूं जिसे कभी एक पक्षी ने 2 बातें सिखाई थीं। बुरा समय हमेशा नहीं रहता और खुद को कभी मत छोड़ना। बाढ़ खत्म हुई, लेकिन अर्जुन की छवि अब हर अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर थी। लोग उसे ग्रामीण क्रांति का नायक कहने लगे। कुछ ही हफ्तों में राज्यपाल कार्यालय से बुलावा आया। अर्जुन को जनसेवा रत्न सम्मान से नवाजा गया। लेकिन जब मंच पर भाषण देने की बारी आई, तो अर्जुन ने कहा, मैं यह सम्मान उस नीलकंठ पंछी को समर्पित करता हूं, जिसने मुझे सिखाया था कि किसी भी बुरे वक्त में हार मानना अपराध है। सभी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। और मंच से उतरते समय अर्जुन ने मन में सोचा, अब मुझे सिर्फ गांव नहीं, इस पूरी धरती को वो 2 बातें याद दिलानी हैं, जिससे मैंने जीना सीखा है। राज्यपाल से सम्मान मिलने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के पास एक पत्र आया। यह एक निमंत्रण था, राज्य की सत्ताधारी पार्टी की ओर से आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनने का प्रस्ताव। पत्र में लिखा था, आप जैसे युवा, ईमानदार और जनसेवक व्यक्ति की जरूरत राजनीति को है। कृपया देश सेवा के लिए राजनीति में कदम रखें। मीरा ने पत्र पढ़कर अर्जुन की ओर देखा। क्या यह वही रास्ता है जिस पर तुम चलना चाहते हो? अर्जुन चुप रहा। वह सोच रहा था, क्या सेवा का मार्ग राजनीति से होकर गुजरता है, या राजनीति में आकर सेवा कठिन हो जाती है? अर्जुन उसी रात अपने पुराने स्थान, उस बरगद के पेड़ के नीचे गया, जहां वर्षों पहले पहली बार उसे नीलकंठ पंछी मिला था। वह अब भी बैठा था। अर्जुन ने पूछा, क्या अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मैं जनसेवा के लिए ही सोच रहा हूं। नीलकंठ मुस्कराया और बोला, यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तो माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन याद रखो, राजनीति एक अग्निपथ है, जहां हर कदम पर परीक्षा होती है और हर मुस्कान के पीछे मंशा छिपी होती है। यदि तुम्हारा मन संतुलित है, तो चलो। यदि नहीं, तो वही सेवा मार्ग सबसे पवित्र है, जो जनता के बीच से निकलता है। अर्जुन की आंखें बंद थीं, वह निर्णय ले चुका था। अर्जुन ने प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने राज्यपाल को पत्र लिखा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आपकी योजनाओं में सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए सदा तैयार हूं। मैं ज़मीन से जुड़ा हूं और वहीं रहकर परिवर्तन लाऊंगा। अर्जुन ने जननीति मंच की शुरुआत की, एक स्वतंत्र संगठन जो सरकार की नीतियों में सुधार हेतु सुझाव, निगरानी और स्थानीय क्रियान्वयन में सहयोग देता। अब वह स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम और युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहा था, पूरे राज्य में। एक दिन एक बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन भैया, क्या बुरा समय अब कभी आएगा? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, अगर तुम वो 2 बातें याद रखोगे जो नीलकंठ पंछी ने मुझे सिखाई थी, तो बुरा समय आएगा भी,
तो तुम्हें कभी गिरा नहीं सकेगा। बच्चे ने पूछा, वो दो बातें क्या हैं भैया? अर्जुन ने धीरे से कहा, पहली, बुरा समय हमेशा नहीं रहता, और दूसरी, बुरे समय में भी खुद को कभी मत छोड़ना। समय की गति रुकती नहीं। वो लड़का जो कभी गांव के बरगद के नीचे बैठकर नीलकंठ पंछी की बातें सुनता था, अब वृद्ध हो चुका था। अर्जुन के बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसे अपने सपनों की ओर ले जाती थी। गांव के बच्चे अब उसके पास ज्ञान लेने आते, वही बातें सुनने जो वर्षों पहले उसे नीलकंठ पंछी ने सिखाई थीं। अर्जुन ने अपनी सारी जिम्मेदारियां युवाओं को सौंप दी थीं। मीरा अब उसके साथ नहीं थी, पर उनके साझा सपनों को वह युवा पीढ़ी संभाल रही थी। एक दिन अर्जुन ने युवाओं को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। ये गांव, ये समाज तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, सेवा का मतलब केवल बड़ा काम करना नहीं, बल्कि हर छोटे कार्य में ईमानदारी और सच्चाई लाना है। युवाओं ने उसकी बातों को दिल से स्वीकार किया। एक शाम, जब सूर्य अस्त होने वाला था, अर्जुन अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। नीलकंठ पंछी उसके पास आया, जैसे वर्षों बाद मिलन हो। पंछी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दो सत्य सिखाए, बुरा समय हमेशा नहीं रहता और खुद को कभी मत छोड़ना। मैं इन्हें आगे भी लोगों तक पहुंचाऊंगा। नीलकंठ ने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। शुभ यात्रा मेरे मित्र। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें एक नीलकंठ पंछी ने एक लड़के को जीवन के सबसे बड़े दो सच बताए। बुरा समय हमेशा नहीं रहता और बुरे वक्त में भी खुद को कभी मत छोड़ना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आए, अगर हम इन दो बातों को अपने दिल और दिमाग में सच्चाई की तरह रख लें, तो हम किसी भी बुरे समय को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जीवन में कभी हार न मानें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए संदेश के साथ। बहुत समय पहले की बात है। संभव नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था तो उसे एक रात बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दाव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। संभव घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे संभव ने अपने सपने में देखे थे। संभव उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर संभव वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है, तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। संभव उस बूढ़े आदमी से पूछे कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है, तो संभव वहां से चला जाता है। फिर संभव आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। संभव अपने आश्रम का सर्वस्व
श्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा संभव का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें संभव को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। संभव उससे पूछता है कि आप पल झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी संभव से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन संभव को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। संभव को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते। तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर संभव उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते। यह प्रश्न संभव को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा क्यों। संभव को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि संभव अपनी हरकतें सुधारे। तो संभव दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद आरती नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वह दोनों खाना खाने लगते हैं, तो संभव अपने मुंह में खाना ठोस नहीं लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन संभव को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में संभव का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद संभव गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है, हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योग के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है और वह संभव को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन संभव जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से संभव के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को संभव फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह संभव से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो संभव जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े
को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। संभव दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह संभव को थप्पड़ मारकर उसे उकता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो संभव शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब संभव नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। संभव गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। संभव गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक संभव के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। संभव को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान संभव दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है, इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। सबल वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। संभव दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब संभव स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन संभव बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का संभव पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर आरती को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक संभव से वह सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना, बंद मांस खाना बंद। संभव यह सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन संभव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में संभव को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन संभव तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी
मैं खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस संभव यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेबजाय का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाहने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने संभव को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन ज्योति उससे मिलती है। उसे संभव की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। संभव अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है, लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर संभव गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह द्वार उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था, अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल-पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था, जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ संभव समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी, तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वह उस दार्शनिक के पास चला जाता है। संभव दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है, अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। संभव पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर संभव दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन संभव अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र संभव का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने संभव को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन संभव दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर संभव उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान
ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिस उसने तब तैयार किया था जब संभव घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी संभव पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन संभव की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने संभव की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने संभव के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने संभव को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि संभव इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने संभव की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन संभव कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह संभव बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो संभव दार्शनिक से पूछता है कि बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, यह पहाड़, यह नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद संभव निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया उस खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। संभव अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और संभव अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में संभव अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद संभव ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने आरती के साथ शादी भी कर ली। बाद में संभव ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया।